नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं वंशागति का आणविक आधार, जिसमें एक आखिरी टॉपिक रह गया आपके इस चैप्टर का डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन उससे पहले जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, मानव जीनोम परियोजना, जिसकी बस थोड़ी सी विशेषताएं बाकी रह गई हैं वो कंप्लीट कराऊंगा और फिर स्टार्ट करेंगे क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद उससे संबंधित लास्ट में आएंगे क्विज। अब प्रभु जरा ध्यान से सुनिए। देखिए ये वाला जो चैप्टर है ऑलमोस्ट हमारा पूरा 1 महीना ले गया है। आप बोलेंगे सर 1 महीना एक चैप्टर को क्यों दिया, इतना बड़ा क्यों खींचा इस चैप्टर को। आप जानते हैं नीट 2021 का जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें 5 प्रश्न आए हैं अकेले चैप्टर से। 5 क्वेश्चन, सोच सकते हो 5 क्वेश्चन अकेले चैप्टर से, इतना भारी चैप्टर है ये। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्यों किया, क्यों ये बड़ा खींचा है मैंने इस चैप्टर को, ताकि एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कंसेप्चुअल चैप्टर था, कंसेप्ट्स थे इस चैप्टर में, है ना। बाकी अभी तो मेन चीज अभी ये भी बाकी है, इसमें भी भयंकर कंसेप्ट आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते बेटा। मानव जीनोम परियोजना ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, बस इसमें थोड़ी सी चीज रह गई थी, और वो क्या रह गई थी कि ये जो HGP जो थी कैसे करी ये बता दिया था। अब इसकी विशेषता क्या थी हम वो भी पढ़ रहे थे, विशेषताएं हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार फटाफट जल्दी से रिपीट कर देता हूं क्या क्या विशेषताएं थी बेटा, क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली। सबसे पहला, हमारे जीनोम में, मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन, क्या मैंने ये चीज सही लिखी है? सोचिए 316.47 मिलियन पहले ही सही लिखी थी, मैं भी पगला गया हूं। 3164.7 मिलियन क्या मिल रहे हैं बेटा जी, आपके नाइट्रोजन क्षार युग्म मिल रहे हैं, क्षार युग्म मिल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम ये बोल सकते हैं 316 करोड़, क्योंकि मिलियन क्या होता है, 10 लाख होता है, मिलियन 10 लाख। अब ये करोड़ 10 लाख ये सब कुछ बता चुका हूं, आप निकाल सकते हैं। मिलियन क्या होता है, 10 की घात 6 होता है, बस बाकी आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये पहला हमें उत्तर मिला, ये करने के बाद मानव जीनोम परियोजना होने के बाद में। ठीक है, दूसरा हमें पता लगा कि हमारे एक जीनोम में कितने जीन मिल रहे हैं। पहले कितने माने गए थे, 80,000 से 1,40,000 माना जाता था कि जीन मिलते हैं हमारे जीनोम में, लेकिन वास्तव में कितने मिले, लगभग 30,000 जीन की पुष्टि हुई। ठीक है, कितने जीन की पुष्टि हुई, लगभग 3,000 जीन की पुष्टि हुई थी। फिर तीसरा बिंदु हमने बात करी कि एक जीन औसतन एवरेज 3,000 नाइट्रोजन क्षार युग्म नहीं नाइट्रोजन क्षार से बना होता है। ठीक है, अब इसी को अगर युग्म में बोले तो 1500 युग्म बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ए और टी मिलकर एक युग्म है, जबकि अकेला ए एक क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है, तो ये चीज मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ऑलरेडी ये चीज बता दी थी। ठीक है, फिर हमने बात करी कि एक जीन इतने नाइट्रोजन क्षार से बना हुआ है, क्या सारे इतने से बने हो, ये तो एवरेज था। हमने बात करी थी, चौथा बिंदु हमने बात करी कि सबसे बड़ा, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा गुणसूत्र जो था
सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा था? क्रोमोसोम 1। गुणसूत्र पहला जो होता है, क्रोमोसोम फर्स्ट जो होता है, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, कौन सा होता है? वाई। कौन सा होता है? वाई, जो नर में होता है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे ज्यादा जीन मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा जीन मिल रहे हैं। आपने नंबर याद रखनी है 2968, भूल मत जाइएगा। 2968 क्या मिल रहे हैं? जीन मिल रहे हैं, किस पर? क्रोमोसोम 1 पर, ठीक है। जबकि यहां पर सबसे कम जीन मिल रहे हैं, सबसे कम जीन किस पर मिल रहे हैं? वाई गुणसूत्र पर। कितने? 231। सबसे ज्यादा जीन भी इस पर मिल रहे हैं, सबसे बड़ा गुणसूत्र भी ये है, और सबसे बड़ा जीन जो है, सबसे बड़ा जीन जो है वो कहां मिल रहा है? इसी पर मिल रहा है। किस पर? क्रोमोसोम 1 पर, जिसका नाम था डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन, ठीक है, जो 2.4 मिलियन क्षार से बना होता है। 2.4 मिलियन क्षार से बना होता है, 2.4 मिलियन क्षार से। वही सबसे छोटा जीन जो होता है, सबसे छोटा जीन जो होता है, वो किस पर मिल रहा है? इसी पर, वाई गुणसूत्र पर। और उसका नाम आपने याद रखना है, SRY जीन। मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख देता हूं, SRY जीन। ये सबसे छोटा जीन होता है, जो मात्र 14 नाइट्रोजन क्षार से बना होता है, मात्र 14 नाइट्रोजन क्षार से बना हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये जीन करते क्या है? हालांकि यहां पर नहीं बता रखा है, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं। 11वीं कक्षा में एक रोग पढ़ा था आपने, 11वीं कक्षा में एक रोग पढ़ा था, मांसपेशियों वाला जो चैप्टर था आपका, गमन और संचलन, याद आ रहा है? 11th क्लास में चैप्टर था। उसमें एक बीमारी थी जिसका नाम था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कौन सी होती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक रोग है, मांसपेशी रोग है। भैया हमारी मांसपेशियां किससे बनी हुई है? सर प्रोटीन से। किससे बनी हुई है? प्रोटीन से, ठीक है। और वो प्रोटीन्स के निर्माण के लिए, वो प्रोटीन्स के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं ये जीन जिम्मेदार होता है। कौन सा? डिस्ट्रोफिन। अब डिस्ट्रोफिन जीन जब नहीं होएगा तो हमारी मांसपेशियों में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे जो बीमारी होगी वो क्या कहलाएगी? मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। खत्म, याद रखिएगा। दूसरा, मैंने आपसे पूछा, हालांकि ये चीज आप उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लिंग निर्धारण, 5वां अध्याय था, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, लिंग निर्धारण था। मैंने आपसे पूछा, एक मनुष्य जो होता है उसमें लिंग निर्धारण कौन करता है? कि नर होगा या मादा होगी, ये कौन निर्धारित करता है? कौन सा गुणसूत्र? सोचिए, एक्स गुणसूत्र के वाई गुणसूत्र। आप सीधा बोलेंगे सर वाई गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी एक्स है, एक लड़के में भी एक्स है और एक लड़की में भी एक्स है, लेकिन वाई किस में है? लड़के में है, लड़की में नहीं है। यानी अगर वाई गुणसूत्र है तो लड़का, नहीं है तो लड़की। इट मीन्स कि लिंग निर्धारण जो होता है वो कौन करता है? वाई गुणसूत्र करता है। किसमें? मनुष्य में। अब कैसे कर देता है? कैसे करता है? तो वाई गुणसूत्र पर एक जीन मिल रहा है जो सबसे छोटा जीन है, जिसका नाम है SRY जीन। इसकी पूरी फुल फॉर्म सुनिएगा SRY की, सेक्स रेगुलेटिंग जीन ऑन वाई क्रोमोसोम। अब आप पूरा पूछेंगे क्या मतलब है इसका? देखिए,
सेक्स यानी लिंग, रेगुलेटिंग का मतलब निर्धारण, बाकी जीन ऑन वाई क्रोमोसोम मतलब वाई गुणसूत्र पर जीन। यानी इस जीन की फुल फॉर्म क्या बोल रही है कि ये एक ऐसा जीन है जो वाई गुणसूत्र पर मिल रहा है, जो निर्धारित करेगा किसको, लिंग को। बताओ नाम में ही क्या आ रहा है कि लिंग निर्धारित करने वाला जीन जो वाई गुणसूत्र पर मिलता है। अब ये क्या करता है ये भी मैं बता देता हूं, ये जीन आगे चलकर एक उत्पाद बनाता है जिसका नाम होता है टीडीएफ अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। यानी ये टीडीएफ जो है एक कारक है, कारक यानी एक प्रोटीन है। यूं मान लीजिए इस जीन ने एक प्रोटीन बनाया जिसको हमने नाम दिया, यानी एक नर में अगर वृषण का निर्माण करना है, अब आप खुद सोच सकते हैं नर में वृषण होते हैं, टेस्टीज होते हैं, उनका निर्माण करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन उत्तरदायी होता है, तो याद रखना टीडीएफ। यानी एक नर के अंदर वाई गुणसूत्र मिल रहा है, उस गुणसूत्र पर सबसे छोटा जीन मिल रहा है जो मात्र 14 क्षार से बना हुआ था। ये जीन अभिव्यक्त होता है और बनाता है एक कारक जिसका नाम है टीडीएफ। ये कारक किसका निर्माण करता है, वृषण का। अब बताओ A to Z कहानी क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमारा चौथा बिंदु था जो थोड़ा सा बड़ा था, है ना। याद रखना है आपने पूरी की पूरी A to Z चीज जो मैंने आपको सारी की सारी बताई है, ठीक है। ये था बेटा जी चौथा बिंदु। आगे बढ़ते हैं पांचवें बिंदु की और। कितने हो गए, पहला इतने क्या मिल रहे हैं, मिलियन नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं, लगभग इतने जीन मिल रहे थे, औसतन एक जीन इतने क्षार से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा बिंदु था बेटा जी हमारा लगभग, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, गुणसूत्र कौन सा है, सबसे बड़ा जीन कौन सा है, कितने क्षार से बना हुआ है, कितने जीन मिल रहे हैं गुणसूत्र पहले पर, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। पता नहीं यहां तक की चीज समझ में आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। अब मेन चीज हमारी हो गई है, अब ध्यान से सुनिएगा। हम ये बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि लगभग 50% से ज्यादा खोजे गए जीन, जरा सोचिए हमने कितने जीन खोजे, कितने जीन की पुष्टि हुई, 30,000 जीन की पुष्टि हुई, ठीक है। अब इसी दूसरे बिंदु से संबंधित है पांचवा बिंदु, क्या कि लगभग कितने जीन खोजे गए सर, 30,000, ठीक है जी। लेकिन ये भी माना जाता है, ये भी है हमारे पास एक और बिंदु पता लगा हमें, क्या कि इन 30,000 में से लगभग 50% से अधिक, 50% से अधिक जीन का कार्य ज्ञात नहीं है। उड़ी बाबा, आप बोलेंगे क्या, देखो हमने खोजे तो इतने सारे जीन हैं, कितने, 30,000, लेकिन इसमें से भी 50,000 से ज्यादा, सॉरी इसमें से भी 50% से ज्यादा, 50,000 कह रहा हूं, 50% से ज्यादा, यानी 30,000 का 50% यानी 15,000, और उससे ज्यादा यानी 15,000 से ज्यादा, यही तो होगा ना भाई। 30,000 जीन खोजे और हम बोल रहे हैं क्या, जितने जीन खोजे उसका 50% से अधिक भाग, कितना हो गया 50% कितना आएगा, 30,000 का 50% कितना आएगा सर, 15,000, और वहां पर बोल रहा है 50% से अधिक यानी 15,000 से ज्यादा। जीन का फंक्शन ही नहीं पता, कार्य ही नहीं पता, यानी हमने खोज तो लिए कि ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, लेकिन अभी तक उनके कार्य नहीं पता है। तो बेटा विकास चल रहा है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, आप में से कोई साइंटिस्ट बनेगा करिएगा, ये लो एक रिसर्च का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अगर फ्यूचर में अगर साइंटिस्ट बनते हो तो रिसर्च का टॉपिक है क्या, कि अभी भी बहुत सारे जीन है जिनका फंक्शन नहीं पता, पता लगाइएगा, है जी। चलें आगे, ऐसे ही तो साइंस बढ़ेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट छठा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा यहां पर हमारे पास हमने जो शब्द यूज में लिया था हमारा क्या, जीनोम, मानव जीनोम
में 2% से कम भाग कूट लेखन करता है। कूट लेखन करता है। अब आप बोलेंगे क्या सर? देखो भैया, हमने बोला ये डीएनए है हमारे 23 गुणसूत्रों का। किसका? 23 गुणसूत्रों का ये डीएनए था। सिंपल, ध्यान से सुनना, मैं जो चीजें बताने वाला हूं अब भारी चीजें आने वाली, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि ये जो है ये पूरा 23 गुणसूत्रों का डीएनए मैंने सारा जोड़ दिया, यानी पूरा मेरा जीनोम जो था, एक कोशिका के 23 गुणसूत्र जितने डीएनए से बने हुए हैं सारे डीएनए को मैंने जोड़ दिया, ये मेरा जीनोम है। बस अब इस जीनोम में मान लो ये जीनोम 100 या मैं बोलूंगा ये जीनोम जो है 1 मीटर का है। कितना? 1 मीटर का। कितना मीटर है? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का ये जीनोम है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारी कोशिका में 46 गुणसूत्र है। 46 गुणसूत्र के डीएनए को अगर हम जोड़ देते हैं, ये आपके 11th क्लास में आ जाता है, 46 गुणसूत्र के डीएनए को जोड़ देते हैं तो लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। तो हम तो यहां पर 23 गुणसूत्र की बात करें, क्यों? क्योंकि जीनोम जो है वो 23 गुणसूत्र से बना हुआ है। तो लगभग कितना हो गया? आधा, लंबाई आधा हो गई। 2.2 मीटर का आधा कितना हो गया? लगभग 1.1 मीटर। मैंने 1 मीटर लिख दिया। ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, नहीं होते? इतना तो पता है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आता है। ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं मानव जीनोम में 2% से कम, यानी 100 सेंटीमीटर का 2% कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर का 2%, यानी 1 मीटर का 2% कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये जिन बच्चों को भी समझ में आया है उनकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, और जिनको ये समझ में नहीं आया, मैं वापस से बोल रहा हूं, फिर से सुनना। मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला मेरी एक कोशिका, इस कोशिका में ये केंद्रक जिसमें 46 गुणसूत्र है। ठीक, एक गुणसूत्र 2 डीएनए के धागों से बना हुआ है। ठीक, तो 46 गुणसूत्र 92 डीएनए के धागे से बने हुए हैं। 92 डीएनए के धागे होते हैं, वो 46 गुणसूत्र। एक गुणसूत्र 2 डीएनए, तो 46 गुणसूत्र 92 डीएनए। ठीक है, मैंने इन 92 डीएनए को एक साथ जब जोड़ा तो ये लगभग 2.2 मीटर था। कितना था? 2.2 मीटर था। ठीक है सर, अब जरा सोचिए, हम यहां पर बात कर रहे थे किसकी? मानव जीनोम। मानव जीनोम यानी 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, और 23 गुणसूत्र का मतलब 46 गुणसूत्र का आधा। अब 46 गुणसूत्र 92 डीएनए के धागे से बने हुए हैं, तो 23 गुणसूत्र 46 डीएनए के धागे से बने हुए हैं। जब 92 डीएनए के धागों को जोड़ा तो 2.2 मीटर था, तो 46 डीएनए के धागों को जोड़ेंगे तो इसका आधा नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1.1 मीटर। तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इतने डीएनए की, लगभग 1.1 मीटर। इतना, यहां से लेके यहां तक 1.1 मीटर, ये 1 मीटर होता है। ठीक है, तो इतना लंबा हमने 1 मीटर, हमारा क्या था बेटा जी? जीनोम था। सिंपल। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये तो भैया 6ठी 7वीं का प्रश्न है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर मिलकर क्या कहलाता है? 1 मीटर। डन, यहां से यहां तक 1 मीटर, या बोल दो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने लिखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि मानव जीनोम, ये पूरा जीनोम जिसका 2%, मानव जीनोम कितना लंबा? सर 1 मीटर लंबा, जिसका 2% हिस्सा कितना हो जाएगा? जरा सोचिए, 1 मीटर का 2% भाग कितना होगा? 1 मीटर का 2% भाग कितना होगा? सोचिए, 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, 1 मीटर में कितना होते हैं? 100 सेंटीमीटर।
तो मैंने बोला 1 मीटर का 2% निकाल दो या 100 सेंटीमीटर का 2% निकाल दो। अब 100 सेंटीमीटर का 2%, 2% थी, नीचे क्या आ जाएगा 100, 100, 100 कट कितना रह जाएगा 2, यानी 2 क्या सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर का 2% हिस्सा कितना होएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मानव जीनोम में 2% से भी थोड़ा सा कम, मान लो लगभग 2%, मान लो इतना भाग है, ये वो भाग है, ये वो भाग है जो क्या कर रहा था, ये वो भाग है जो आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। बताएं क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई है? यस सर, इतनी सी बात। तो अब आप बोलेंगे सर बाकी बचा हुआ क्या कर रहा है, बाकी बचा हुआ क्या कर रहा है, यही पूछेंगे ना। देखिए बाकी बचा हुआ जो मैक्सिमम, ये जो बचा हुआ भाग जो होता है ये क्या करता है, ध्यान से सुनना। अब ये छठा बिंदु था, छठा बिंदु क्या बोला हमने कि जो मानव जीनोम है ये, इसमें 2% से भी कम भाग क्या करता है, कूटलेखन। कूटलेखन का मतलब अभिव्यक्त होता है, यानी प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब 7वां बिंदु ध्यान से सुनना, 7वां बिंदु है क्या, हमारे जीनोम का अधिकतर भाग, अधिकतर अनुक्रम क्या होता है, पुनरावर्तित होता है। अधिकतर क्या, मानव जीनोम का अधिकतर भाग, अधिकतर भाग पुनरावृत्ति दर्शाता है। ठीक है, अब साहब ये पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं रेपिटेटिव, रेपिटेटिव, रेपिटेटिव। अब साहब ये रेपिटेटिव क्या है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक एग्जांपल से बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। ए टी ए टी ए टी ए टी, जरा सोचिए, 80 80 80 80 80 80, फिर वापस से 80 80 80 80, थोड़ी देर बाद फिर वापस से 80 80 80 80 80 80 80, क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसा अनुक्रम क्या कहलाता है, पुनरावर्तित अनुक्रम कहलाता है, और ये मानव जीनोम में अधिकतर भाग बनाता है। कौन, ये रेपिटेटिव सीक्वेंस जो होता है, पुनरावर्तित अनुक्रम जो होता है, ये बार बार रिपीट होता है और ये हमारे जीनोम में मिलता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसका कुछ फायदा है, यस, कहीं ना कुछ तो फायदा होगा। कहां फायदा होएगा, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा बेटा जी, हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। डना डन डन, चलें आगे। अब ध्यान से सुनिएगा। अब जो चीज मैं आपको आखिरी बिंदु बताने वाला हूं, लास्ट बिंदु बताने वाला हूं, कितने हो गए, 7 हो गए हैं। आखिरी लास्ट बिंदु, 8वां बिंदु जो है, उसको बताने के लिए जरा गौर से सुनना। मैंने बोला हमारे जीनोम में, मानव जीनोम में, मानव जीनोम में 1.4 मिलियन, फिर बोल रहा हूं, उस दिन भी बताया था एनसीईआरटी में कहीं मिस्टेक है, 1.4 करोड़ दे रखा, उसको 1.4 मिलियन करिएगा। 1.4 मिलियन जगहों पर कुछ विशेष अनुक्रम मिलते हैं, अनुक्रम मिलते हैं, जिन्हें, ध्यान से सुनना, जिन्हें स्निप्स, स्निप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्निप्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये स्निप्स क्या बला है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हिंदी में क्या बोलेंगे, एकल
न्यूक्लियोटाइड, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, सर ये क्या है, ये क्या है? आइए इसी को ही तो समझाना है बेटा। ये शब्द जो है ना, अगर ये समझ में आ गया तो अगला जो टॉपिक है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो ध्यान से सुनना, देखिएगा मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनना। ये मेरा जीनोम है, ये मेरा जीनोम है, यानी पार्थ का क्या है, ये जीनोम। जीनोम यानी 23 गुणसूत्र की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 23 गुणसूत्रों की। ठीक है, 23 गुणसूत्र लगभग 1.1 मीटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये मान लेते हैं एक और व्यक्ति है, आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई राहुल बच्चा है। ठीक है, उसका जीनोम है वही 23 गुणसूत्र का। ठीक है, समझना, आप ध्यान से सुनना। हमने बोला इस पूरे जीनोम में 2% से कम भाग प्रोटीन बनाएगा। मान लेते हैं ये वो भाग था जो कूट लेखन करेगा, ये वो भाग है मान लेते हैं जो कूट लेखन करेगा, और ये वो भाग है जो कूट लेखन करेगा। ठीक है, प्रोटीन बनाएगा। सेम टू सेम राहुल में भी यहां पर वो जीन मिल रहा है, यहां पर वो जीन मिल रहा है, यहां पर वो जीन मिल रहा है, यानी सेम टू सेम था, सेम टू सेम। ठीक है, ये 2% से कम भाग था जो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर सर आपने बोला कि अधिकतम अनुक्रम जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अधिकतर हिस्सा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने कहा यस, देखते हैं एक बार जरा अनुक्रम, जरा देख लेते हैं एक बार, देखते हैं। ए टी सी सी जी, फिर ए टी सी 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 ए टी एक ही रज्जू पर बना रहा हूं। विपरीत वाली तो आप समझ लेंगे ना कि भाई ए के विपरीत क्या होएगा, टी, वो तो लिखने की जरूरत नहीं। अब तो भैया चैप्टर अंत होने वाला, अब तो समझ में आ गया कि ए के विपरीत क्या होएगा इस रज्जू पर, है ना। मैं एक ही रज्जू पर लिख रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब ए टी सी जी सी, ए टी, ठीक है, फिर सी जी सी ए टी। चलो सर, अब इधर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए टी सी सी जी, ए टी सी सी सी, ए टी चलो, ए टी सी जी सी, ए टी, गलती कर दी क्या, ए टी, ठीक है, और सी जी सी ए टी। पूरा देखिएगा बेटा जी, तभी समझ में आएगा। ए टी ए सी जी सी, ए टी और ए टी। हाँ जी, अब जरा गौर से देखना, क्या आपको सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, समानता दिखाई दे रही है मेरे और राहुल के जीनोम में? मेरा भी ये वाला हिस्सा
प्रोटीन बनाएगा, राहुल में भी ये वाला प्रोटीन बना रहा है, यहां पर भी प्रोटीन बनाएगा ये, यानी 2% से कम हिस्सा क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है सर, ये वाला बिंदु हमारा समझ में आ गया। कौन सा, क्या मानव जीनोम में 2% से कम भाग कूट लेखन करता है, यानी क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है सर, ये जो आपने लाल लाल दिखाए हैं ये वो भाग हैं उस जीनोम के, उस डीएनए के जो प्रोटीन बना रहे हैं। डन। अब आगे चलते हैं। अब हमने बात करी क्या, उसके बाद हमारे इस बिंदु के बाद हमने ये बोला कि तो फिर बाकी क्या है, फिर बाकी क्या है सर, अगर 2% से कम हिस्सा अगर प्रोटीन बना रहा है तो बाकी क्या है, तो हमने बोला बाकी जो है वो पुनरावर्तित रिपीटेटिव डीएनए था, बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या आपको यहां पर 80 बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार 80 देखिएगा, 80 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 और 80 बार बार रिपीट हो रहा है। सर यहां पर भी 80 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 और 80, ये सर बार बार रिपीट हो रहा है, ए और टी बार बार, जो मैं बोल रहा हूं जैसे जैसे बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। सर 80 80 80 80 80, सर यहां पर भी 80 80 80 80 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, यही हमने बोला कि अधिकतम हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावर्तित हो रहा है। ठीक है सर, फिर आखिरी बिंदु हमने बोला था क्या, कि मानव जीनोम में इतनी जगहों पर लगभग कितना बेटा, 14 लाख, 1.4 मिलियन का मतलब 14 लाख जगहों पर कुछ विशेष अनुक्रम मिलते हैं जिन्हें हम स्निप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्निप्स, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। अब ध्यान से देखना, अनुक्रम को जरा देखना, गौर से देखना, ये तभी समझ में आएगा। 80 यहां पर था मेरे में, 80 यहां पर था राहुल में, सीसीजी मेरे में, सीसीजी राहुल में। सर हूबहू सेम टू सेम, मैंने कहा वेल डन। 80 80 80 80, सर सेम टू सेम। सीसीसी सीसीसी, सर सेम टू सेम। 80 80 80 तीन बार आए, 80 80 80 तीन बार आए, सर ये भी बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने कहा अरे सेम टू सेम। इधर से आते हैं, अब थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, सीजीसी सीजीसी 80 80, सर ये भी सेम। सर ये पूरा ये 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 सारा सेम टू सेम अनुक्रम मिल रहा है सर, मेरा और राहुल का। तो अरे राहुल और मैं तो एक जैसे हैं बिल्कुल ही। अरे आगे देखते हैं एक बार, यहां पर देखो 80 80 80 तीन बार, 80 80 80 तीन बार, उड़ी बाबा, यहां पर भी तीन बार, यहां पर भी तीन बार 80 80। ठीक है, फिर आ रहा है सीजीसी सीजीसी, सर यहां तक तो पूरा का पूरा सेम है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं कौन कौन सा सेम था, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा कंपेयर कर लीजिएगा, हाईलाइट कर रहा हूं, सेम है या नहीं है। हाँ सर सेम है, खुद देख लीजिएगा, सारा सेम टू सेम मिलेगा आपको। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड देखना है यहां पर। 80 ये भी सेम था, सॉरी ये तो मैंने दिखाया नहीं, ये भी सेम था, 80 ये भी सेम था। बस अंतर किस चीज का आया है जरा देखिएगा बाबू, और सोच समझ कर देखिएगा। ये भी सेम है, अरे सर ये भी तो सेम है, 80A ये भी सेम है, सिर्फ अंतर आया है एक न्यूक्लियोटाइड का, और वो न्यूक्लियोटाइड जो था वो था ये, अरे ज्यादा ही बड़ा कर दिया, वो था ये। यहां
यहां पर टी है और यहां पर 1 है। यहां पर मेरे अंदर यहां पर इस पोजीशन पर टी था और यहां पर इस पोजीशन पर ए था। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड मेरा, एक न्यूक्लियोटाइड राहुल में, ऐसा ही एक न्यूक्लियोटाइड मान लेते हैं प्रवीण में, एक न्यूक्लियोटाइड आपके शाहरुख खान में, एक न्यूक्लियोटाइड आपके सलमान खान में, एक न्यूक्लियोटाइड आपके सन्नी देओल में, एक न्यूक्लियोटाइड आपके, हर व्यक्ति में अलग अलग है। एक एक न्यूक्लियोटाइड के रूप मिल रहे हैं। जैसे मेरे अंदर मिल रहा था टी इस पोजीशन पर, हो सकता है आपके अंदर ए हो सकता है किसी और में जी हो, किसी के अंदर सी हो। समझ में आया? तो क्या बहुत सारे रूप मिल रहे हैं इस पोजीशन पर? यस सर, यही क्या कहलाती है? बहुरूपता कहलाती है। बहु का मतलब बहुत सारे, अलग अलग जीवों में अलग अलग रूप मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एकल न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड जो था ये वाला, एक न्यूक्लियोटाइड जो ये वाला था, इसके इस पोजीशन पर मेरे अंदर अगर ये है तो हो सकता है आपके अंदर कुछ और, हो सकता है किसी और के अंदर कुछ और, हो सकता है किसी और के अंदर कुछ और, है ना? चलिए जी, समझ में आ गया, क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर ये तो सिर्फ 4 ही लोगों में अंतर हुआ, आपके अंदर टी है, इसके अंदर ये है, किसी और के अंदर टी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए, मान लो इस पोजीशन पर क्या था? जी था, उसके इस पोजीशन पर सी हो गया। अब लो हो गई ना, चेंज हो गया। मैंने बोला मेरे अंदर यहां टी था, आप में मान लो टी है इस पोजीशन पर, लेकिन उसके हो सकता है ये वाले पोजीशन पर जहां मेरे जी है, हो सकता है आपके सी हो जाए। यानी एक न्यूक्लियोटाइड का कहीं ना कहीं बहुरूपता तो मिलेगी ही मिलेगी, हमारे सभी के अंदर चेंज मिलेगा। समझ में आ गया? तो ऐसे लोकेशंस, ऐसी जगह कितनी मिली भैया? ऐसी लगभग 14 लाख जगह मिली है हमारे जीनोम में, जहां पर क्या मिल रहा है? एकल जीन की, एकल न्यूक्लियोटाइड की क्या मिल रही है? बहुरूपता मिल रही है। इसी के साथ अब जाकर हमारा कंप्लीट हुआ है क्या? पूरा का पूरा मानव जीनोम परियोजना, अब जाकर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है बेटा जी, उसका नाम है डीएनए अंगुली छापी, जिसको हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम जरा सुन लीजिए, अंग्रेजी में बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। सिंपल सा था, डीएनए अंगुली छापी। चलो जी, सर क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा किस लिए किया जाता है? कौन कराता है? तो बेटा सीआईडी तो आप सभी ने देखा है। अरे दया गया, पैर मारा, दरवाजा तोड़ा, देखा लाश मिल रही है, लाश के पास कुछ खून पड़ा था। इतने में आए एसीपी प्रद्युमन सर ने बोला दया कुछ तो गड़बड़ है। तो दया को बोला जाओ सैंपल कलेक्ट करो और करा दो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सबसे ज्यादा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तो बेटा आज तक के इतिहास में सीआईडी में हुई है। ठीक है, चलो मजाक की बात अलग है। होती क्या है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? एक एक बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने करी है? किसने? तो ध्यान से सुनना बेटा, 1984 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम एलेक जेफरीज, क्या नाम है? जेफरीज, एलेक जेफरीज। ठीक है, अब ये तो देखो हिंदी में बोला है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलेक जेफरी। ठीक है, अब आप याद कैसे करेंगे? बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। नीट का बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार दोहराया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आप में से कितने बच्चों ने एक, मेरे को याद आ रहा है बचपन में ना एक डांस का एक सीरियल आता था, डांस का, बूगी वूगी। नाम सुना है कभी? देखा था बूगी वूगी? नहीं सुना?
चलो, ढोल मूवी देखी थी? ढोल नहीं, सॉरी, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सी मूवी थी? धमाल, सॉरी, ढोल नहीं, धमाल, धमाल याद आ गई। उसमें 4 लड़के थे, याद होगा आपको, आप में से कईयों ने देखी होगी, कई बार आती रहती धमाल। 4 लड़के थे, जिसमें से एक था आदि और एक था मानव। याद आ रहा है? करेक्टर याद आ रहा है? आदि मानव का, जिसमें से एक थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा हल्का था। याद आ रहा है वो करेक्टर है? वो जो था, वो जो मानव नाम से जो करेक्टर जो था, जो थोड़ा सा दिमाग से हल्का था, पता नहीं मानव था क्या आदि था ये नहीं पता, लेकिन हाँ दिमाग से थोड़ा सा हल्का था। उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम है जावेद जैफरी। नॉट जेफरी, जावेद जाफरी है वैसे तो, याद रख लेना, जावेद जैफरी। जावेद जैफरी जो एक बॉलीवुड एक्टर है, जावेद जैफरी का भाई एलेक जैफरी, कभी नहीं भूलेगा आज के बाद जिंदगी में। क्या? जावेद जाफरी का भाई एलेक जैफरी। जावेद जाफरी कौन? वो धमाल मूवी वाला एक्टर। एलेक जैफरी कौन? जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी, बशर्ते अगर भूल जाए तो याद रखना, ठीक है? तो एलेक जैफरी का भाई जावेद जाफरी। अब आप में से कई पूछेंगे, सर वास्तव में था क्या? वास्तव में ये जावेद जाफरी का भाई है? नहीं रे प्रभु, सिर्फ याद करने के लिए, लिंक करने के लिए। जितना चीजों को दूसरे चीजों से लिंक करोगे, तो जितना अपने ऊपर यूज में लोगे, जितना आसपास की चीजों से लिंक करोगे, तो जल्दी चीजें याद होती हैं, याद रखना। चलिए, तो एलेक जेफरीज या जेफरी, अंग्रेजी में जेफरी, हिंदी में जेफरीज, इन्होंने 1984 में इस तकनीक की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक है सर। दूसरा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कौन लेकर आया? तो याद रखना, डॉक्टर लाल जी सिंह तथा डॉक्टर वीके कश्यप। कौन कौन? डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वीके कश्यप, ये भारत में इस तकनीक को लाए थे। भारत में खोज नहीं करी है, बस लेकर आए इस तकनीक को। तो भारत में इस तकनीक को कौन लेकर आए थे? ये 2 डॉक्टर्स लेकर आए थे, डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वीके कश्यप। किसको? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई? ये सिंपल से पहले 2 बिंदु। अब इसके बाद जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही भारी चीजें आने वाली हैं। किसमें? इस टॉपिक में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। पढ़ते हैं क्या? डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था। एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो है ही है, एक मैंने और नाम बताया था, डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, ये बेटा जी नाम है, अंग्रेजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, अब जी क्या होता है? 2 बिंदु मैंने आपको सिंपल से बताया था कि भैया इसकी खोज 1984 में, इस तकनीक की खोज किसने करी थी? एलेक। किसने करी थी? एलेक निरंजन नहीं, एलेक जेफरी ने। जेफरीज बोल दीजिए या जेफरी बोल दीजिए, हमारी बुक में एनसीईआरटी में जेफरीज लिखा हुआ, वैसे ये जेफरी है। ठीक है, तो एलेक जेफरी जिन्होंने खोज करी थी 1984 में, किस चीज की बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक है, और दूसरा बिंदु, भारत में इसको कौन लेकर आया था? मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, डॉक्टर लाल जी सिंह तथा डॉक्टर वीके कश्यप इस तकनीक को भारत में लेकर आए थे। याद रखना, इस तकनीक को भारत में लाए थे।
यहां तक मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी थी, यहां तक सिंपल से 2 बिंदु बताए थे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये तो चलो सर समझ में आ गया, इसने खोज करी, ये भारत में लेकर आए। सर कर क्या रहे हैं इस तकनीक में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करना क्या चाहते हैं? आगे बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। तीसरा बिंदु नहीं बोलूंगा मैं, कुछ चीजें समझाऊंगा, देखने का, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि इस पृथ्वी पर, चलिए तीसरा बिंदु ही मान लेते हैं, इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों में, ध्यान से सुनना, सभी मनुष्यों में क्या है बेटा जी, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर व्यक्ति की कोशिका में 46 गुणसूत्र है ना। डिजीज है, रोग है, वो एक अलग चीज है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वो एक अलग चीज है ना। हम बात कर रहे हैं मेरी एक सामान्य कोशिका 46 गुणसूत्र, आपकी एक सामान्य कोशिका 46 गुणसूत्र। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब 46 गुणसूत्र में पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं? 23 गुणसूत्र, वही क्या बनाता है? जीनोम बनाता है। ठीक है सर, मैंने बोला मेरी कोशिका, मान लेते मेरा नाम पार्थ और आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा है रोशन, उसका नाम ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी। अब आप बोलेंगे सर आप हमेशा लड़कों के नाम लेते हो, लड़कियों के क्यों नहीं लेते हो? लो बेटा, रोशनी करती है आप, ठीक है, या तो रोशन या रोशनी, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 2 लोग हैं, मैं हूं या रोशन है, या मैं हूं या रोशनी। ठीक है, सिंपल। अब देखिएगा, दोनों की कोशिकाओं में केंद्रक है, यस सर केंद्रक है। 46 गुणसूत्र है, यस सर 46 गुणसूत्र है ना, यस सर। इस 46 गुणसूत्र में से सर एक गुणसूत्र निकाल लो आप, ये मैंने एक गुणसूत्र निकाल लिया। यहां पर भी 46 में से सर एक निकाल लो, निकाल लिया। ठीक है, अब ये मान लेते हैं क्रोमोसोम हमारा फर्स्ट है और इसका भी ये क्रोमोसोम फर्स्ट है। किसका? मान लेते हैं रोशन का क्रोमोसोम फर्स्ट, मेरा क्रोमोसोम फर्स्ट। ठीक है, चलो सर ठीक है, समझ में आ गया। अब ये गुणसूत्र क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं? सर ये डीएनए से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? डीएनए से। ठीक है सर, यहां पर क्या मिल रहा है सर? डीएनए मिल रहा है। ठीक है, ओके, डनाटन डन। चलो अब जी आगे चलते और ध्यान से सुनना। इस गुणसूत्र की संरचना जो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ी होगी, एक बार मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसा होता है गुणसूत्र। हालांकि ये बता चुका हूं, फिर भी वापस से देखना। देखिए ये है हमारा एक डीएनए, ठीक है, ये कौन है? एक डीएनए क्रोमेटिड, जिसके, ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। चलो सर, ये हमारे पास 2 क्रोमेटिड है, अर्धगुणसूत्र है, याद है ना। और यहां पर क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा हुआ है। 2 डीएनए के धागे, प्रत्येक धागा क्या कहलाता है? क्रोमेटिड। ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, और इनके बीच में एक प्रोटीन का एक संरचना होती है जिसे हम नाम देते हैं क्या? काइनेटोकोर। ये है काइनेटोकोर। ठीक है सर। अब ये जो 2 क्रोमेटिड हैं, क्या है ये? क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड और ये भी क्रोमेटिड। इनके ऊपर एक आवरण होता है, एक आवरण होता है जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसका नाम होता है पेलिकल। ठीक है, 11वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, तभी ये चीज समझ में आती है। देखिएगा अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।
ये गुणसूत्र किस में मिल रहा है? आप बोलेंगे सर ये गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब केंद्रक में आप याद करिए, ये भी आपने 11वीं कक्षा में कोशिका जीवन की इकाई एक चैप्टर उसमें पढ़ा होगा कि केंद्रक में एक संरचना होती है जिसका नाम होता है केंद्रिका। यस सर, होती है केंद्रिका। न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, अब समझना, ये है केंद्रिका और अंदर है कौन? भरे पड़े हैं कौन? 46 गुणसूत्र। ठीक, अब ये केंद्रिका लगती है, जुड़ती है, टकराती है, जो बोलना है बोल सकते हैं, किससे? इस गुणसूत्र से। ठीक है, इस क्षेत्र पर, यहां पर देखिएगा, इस क्षेत्र पर, यहां पर ये आती है। कौन आई? ये केंद्रिका। समझिएगा बेटा, यहां पर ये कौन आई? केंद्रिका। तभी ये समझ में आएगा। बुक में पढ़ेंगे कतई समझ में नहीं आएगा, ऊपर से सब निकल जाएगा। ये केंद्रिका आई और जुड़ी किससे? गुणसूत्र से। कौन? ये केंद्रिका। ये कौन है अंदर? केंद्रिका। ये आई और इससे यहां पर आकर जुड़ गई है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ इस तरीके से इससे अटैच हुई। जिस क्षेत्र पर ये जुड़ती है, ये वाला, यही वो क्षेत्र है जहां पर केंद्रिका जुड़ेगी किससे? गुणसूत्र के इस भाग से जुड़ेगी ना। अब जब ये इससे जुड़ती है तो ये जो क्षेत्र जहां पर ये केंद्रिका जुड़ रही है, केंद्रिका किससे? गुणसूत्र से, उस क्षेत्र को बोला जाता है नॉर। क्या बोलते हैं? नॉर। अब आप बोलेंगे सर नॉर क्या है? न्यूक्ली ओलस ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, केंद्रिका संगठनीय क्षेत्र। क्या बोला? केंद्रिका संगठनीय क्षेत्र, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आकर केंद्रिका संगठित हो रही है, एकत्रित हो रही है, जुड़ रही है, यहां पर उसको हम बोलते हैं नॉर। कहां पर मिलता है ये नॉर? कौन सा क्षेत्र है? ये केंद्रिका का क्षेत्र नहीं है, ये गुणसूत्र का क्षेत्र है। यानी ये वो जगह है, ये वाली, ये वो भाग था जहां पर केंद्रिका आकर जुड़ती है। ठीक है सर, जुड़ गई। अब जब ये जुड़ती है तो इस पेलिकल पर दबाव नहीं पड़ेगा। सोचिए, ये जो पेलिकल है इस पर दबाव नहीं पड़ेगा, अंदर की ओर पड़ेगा, ऐसे इधर की ओर भी पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो सोच समझकर मुझे बताइए, ये संरचना देखिएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या ये संरचना, दिमाग लगाएं, इस तरीके से अंदर की तरफ दब जाएगी या नहीं दबेगी? बस इतना सा मैं पूछ रहा हूं, मामूली सी बच्चों वाली चीज। ये जब यहां पर आकर जुड़ेगी, दबाव डालेगी किस पे? पेलिकल पे। तो ये पेलिकल क्या था? आवरण था ना गुणसूत्र पर। ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ जाएगा, अंदर की तरफ नहीं मुड़ गया, देख लो, अंदर की तरफ मुड़ गया। यस सर, मुड़ गया, मुड़ गया। जब ये मुड़ जाता है तो ये क्षेत्र देख रहे, ऐसा नहीं लग रहा जैसे बल्ब के जैसा फूला हुआ? ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको? बल्ब के जैसा फूला हुआ सा। यस सर, दिखाई दे रहा है। क्यों फूला हुआ? क्यों? क्योंकि अंदर घुस गई है कौन? ये यहां पर केंद्रिका जुड़ गई है, जिससे ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा फूल सा जाता है, ऐसा लगता है फुलावट आ गई है। अब आप में से कितने बच्चों को याद है 11वीं कक्षा में, अगर आपके पास बुक है तो कृपया करके आज ही देखिएगा, 11वीं कक्षा की चैप्टर था आपका कोशिका जीवन की इकाई। खोलिएगा उसको, उस बुक को खोलिएगा, एनसीईआरटी को, 11वीं कक्षा के, और उस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में गुणसूत्र का डायग्राम दे रखा है, देखना। उसमें कहीं एक वर्ड दिखाई देगा आपको, सैटेलाइट, अनुषंगी। अनुषंगी, सैटेलाइट।
क्या होता है अनुषंगी? याद रखना, एक गुणसूत्र का किनारे वाला भाग जो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आकर कौन जुड़ती है? केंद्रिका, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे फूल गया। फूल क्यों गया? क्योंकि अंदर की तरफ दबाव पड़ जाता है, तो ये वाला क्षेत्र गोल गोल सा फूला फूला सा लगता है। इस फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? अनुषंगी, अनुषंगी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना। ये गुणसूत्र था, यस सर। इस गुणसूत्र के अंदर प्रभु जरा जल्दी से मुझे बताएं क्या मिल रहा था? आप बोलेंगे ठीक है। क्या होता है अनुषंगी? याद रखना, एक गुणसूत्र का किनारे वाला भाग जो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आकर कौन जुड़ती है? केंद्रिका, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे फूल गया। फूल क्यों गया? क्योंकि अंदर की तरफ दबाव पड़ जाता है, तो ये वाला क्षेत्र गोल गोल सा फूला फूला सा लगता है। इस फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? अनुषंगी, अनुषंगी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना। ये गुणसूत्र था, यस सर। इस गुणसूत्र के अंदर प्रभु जरा जल्दी से मुझे बताएं क्या मिल रहा था? आप बोलेंगे सर डीएनए मिल रहा था। मैंने कहा हाँ जी, डीएनए मिल रहा था। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। ये डीएनए इस गुणसूत्र में है। डीएनए का वो भाग जो गुणसूत्र दो डीएनए के धागों से बना होता है। प्रत्येक धागे को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ये केंद्रिका जब आकर जुड़ती है, लगती है, इससे जुड़ती है, फ्यूज होती है, जिस क्षेत्र पर आकर जुड़ती है उसका नाम था NOR। यस सर, था NOR। अब जिस क्षेत्र से आकर जुड़ती है वहां पर वो जो आवरण जो इस क्रोमोसोम पर, इस गुणसूत्र पर मिल रहा है, डीएनए के दो लड़ियों के ऊपर मिल रहा है, डीएनए के दो धागों के ऊपर मिल रहा है, उस आवरण का नाम था पेलिकल। उस पेलिकल से जुड़ती है तो पेलिकल पर धक्का देती है। हिंदी में बोलते हैं संकीर्णन। संकीर्णन का मतलब होता है कोई चीज संकीर्ण हो गई है, धस गई है, पिचक गई है। जरा सोचिए, क्या ये पेलिकल अंदर की तरफ धस रही है? किसके जुड़ने से? केंद्रिका के जुड़ने से। जब ये धस जाएगी अंदर की तरफ, जब ये धस जाएगी अंदर की तरफ, तो ये क्षेत्र फूला हुआ सा लगेगा। यस सर, ये फूला हुआ सा क्षेत्र लग रहा है हमें। क्यों? क्योंकि अंदर से ये घूंगी थी इस तरीके। अब आगे चले, बिल्कुल चलिए। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों में, यानी मेरे अंदर, रोशनी के अंदर, रोशन के अंदर, सभी के अंदर, अजय, विजय, सोमनाथ, कोई भी, हर कोई व्यक्ति के अंदर, चाहे वो आपका एलेक्स जेफरी हो, चाहे वो वीके कश्यप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वॉटसन क्रिक हो, चाहे फ्रैंकलिन स्टॉल हो, कोई भी हो, इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों में 99.9% डीएनए का अनुक्रम सेम होता है, समान होता है। 99.9% डीएनए मेरे अंदर, आपके अंदर क्या है? सेम है, अनुक्रम। यानी जहां मेरे यहां पर मान लेते हैं इस डीएनए में, यहां पर ATCG जो भी मिलेगा, आपके अंदर भी वही का वही मिल रहा है। सेम टू सेम है प्रभु, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर आपने तो 99.9% बोला, सेम है, यानी 0.1% अलग है। हाँ जी, यही तो मेन चीज है, 0.1% अलग होता है। 0.1% डीएनए का अनुक्रम मेरे अंदर, आपके अंदर अलग होता है। और वो अलग क्या होता है अभी बताऊंगा, लेकिन वो कहां मिलता है पहले ये बता देता हूं। वो 0.1%
डीएनए का अनुक्रम जो अलग होता है वो मिलता है यहां पर इस अनुषंगी डीएनए में, वो मिलता है यहां पर इस अनुषंगी डीएनए में मिलता है वो अनुक्रम जो आपके अंदर मेरे अंदर क्या होएगा, अलग होएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि मैंने बोला मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी के अंदर 99.9% डीएनए का अनुक्रम क्या है, सेम टू सेम है। 0.1% अलग है। वो 0.1% अलग कहां मिलता है, वो एक गुणसूत्र के अंदर डीएनए में वो 0.1% डिसिमिलैरिटी, वो 0.1% अंतर जो है अनुक्रम का, 0.1% अनुक्रम का जो अंतर मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी के अंदर है, वो कहां पर मिलता है बेटा, वो मिलता है इस गुणसूत्र के सैटेलाइट भाग में, यानी अनुषंगी डीएनए में। अब आप बोलेंगे ठीक है सर समझ में आ गया, ये 0.1% जो अलग है आपके अंदर मेरे अंदर वो मिल रहा है यहां पर, लेकिन है क्या, ये अलग है कौन, ये अनुक्रम जो अलग आप बता रहे हो ये है क्या। तो बेटा जी ये जो 0.1% डीएनए का अनुक्रम हर व्यक्ति में अलग होता है, हर व्यक्ति में अलग होता है, ठीक है, हर व्यक्ति में क्या होता है, अलग होता है। इसे बोला जाता है, ध्यान से सुना, ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति अनुक्रम। अब बोलेंगे अरे बाबा ये तो सर आपने पिछले लेक्चर में बताया था पुनरावर्ती अनुक्रम जो बार बार रिपीट हो रहे थे। यस, लेकिन कौन से पुनरावर्ती अनुक्रम, जो बहुरूपता दिखाएंगे, जो बहुरूपता दिखाएंगे। अब आप बोलेंगे सर अब माथा सरक क्या है, बहुरूपता दिखाएंगे, पुनरावर्तित अनुक्रम बहुरूपता दिखाएंगे, अलग होंगे हर व्यक्ति में, सर समझ नहीं आ रहा। धैर्य रखें, मैं हूं ना, समझाऊंगा, लेकिन ये तो चीज बतानी जरूरी थी इसलिए मैंने लिखी है। क्या हमने बोला कि भैया हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर, रोशन के अंदर, रोशनी के अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर 99.9% डीएनए का अनुक्रम सेम, 0.1% अलग। अब याद करिए पिछले लेक्चर में क्या मैंने 2 डीएनए बनाए थे, याद करिए, फटाफट याद करिए, 2 डीएनए बनाए थे, याद करिए, सेम टू सेम बनाए थे, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड याद आ रहा है कुछ अलग दिखाया था, कहीं बहुरूपता समझाई थी, याद करिए, एक न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता बताई थी, ये सर याद आ रहा है, याद आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला यहां पर 99.9% डीएनए का अनुक्रम सेम है, 0.1% अलग है, और वो 0.1% यहां पर मिल रहा है, और उस 0.1% जो है वो अनुक्रम क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, वो 0.1% अनुक्रम बार बार रिपीट होता है, बहुरूपता दिखाता है। अब आप बोलेंगे क्या सर, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये मान लो मैंने बनाया मेरा डीएनए, ये मेरा डीएनए, और ये मान लेते हैं रोशन या रोशनी का डीएनए, ठीक है, किसी का भी मान लो, ये मान लेते हैं रोशन या रोशनी का डीएनए, ठीक है, कोई भी, और ये मेरा डीएनए, ठीक है भैया। और इतना भाग, ये वाला भाग डीएनए का, ये था हमारा अनुषंगी, ठीक है, यानी मैंने ये जो डीएनए लिया है ना, ये वाले 2 डीएनए जो लिए हैं, ये डीएनए में आधा भाग, इतना सा भाग कहां का था, ये वाला था, बाकी इसका पीछे वाला था, यानी मैंने इतना खंड ले लिया, सोचो इतना सा खंड ले लिया डीएनए का, उठाया मैंने मेरा, उठाया मैंने रोशन और रोशनी का इतना सा भाग, जिसमें से इतना भाग अनुषंगी और ये वाला अनुषंगी नहीं है, ठीक है, डन। चलो सर ये वाला अनुषंगी भाग है। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा अनुक्रम, देखिएगा क्या मिल रहा है, ATCGG ATCAGCATA, इधर देखिएगा ATC ATC GGA GGA TCAG TCAG CATA CATA, हूबहू जैसा मेरे अंदर था वैसा यहां पर है, सेम टू सेम,
है ना। मैंने बोला था अंतर कहां मिलेगा, 0.1% का अंतर मिलेगा। क्या बोला, 0.1% का अंतर। 99.9% डीएनए का अनुक्रम क्या है, सेम। देखो यहां पर मेरा और रोशन रोशनी का सेम है ना अनुक्रम। भाई नाइट्रोजन चार्ज सेम नहीं दिखाई दे रहे। एटीसीजी एटीसीजी, जीएटीसी जीएटीसी, एजीसी एजीसी, एटीए एटीए, सेम टू सेम। ठीक है, अंतर कहां पर बोला मैंने, 0.1% का अंतर मिल रहा है मेरे अंदर, आप सबके अंदर, हम सभी के अंदर। कहां पर मिल रहा है, कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा था। किसमें, अनुषंगी डीएनए में मिल रहा था। अनुषंगी डीएनए क्या था, ये मैंने बता दिया, अनुषंगी क्षेत्र में मिल रहा है। अब आप बोलेंगे क्या अंतर मिल रहा है, मैंने बोला अंतर जो मिल रहा है वो है पुनरावर्तित अनुक्रम। अंतर जो है वो क्या है, पुनरावर्तित। आप बोलेंगे पुनरावर्तित अनुक्रम तो हम जानते हैं, बहुरूपता कैसे दिखा रहा है, देखिएगा देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ए टी ए टी ए टी सी ए टी ए टी ए टी जी सी ए टी ए टी। ठीक है, अब इधर देखना यहां पर क्या लिख रहा हूं, ए टी ए टी ए टी ए टी, फिर टी सी, फिर सी ए सी, ए टी, फिर सी ए जी सी, ए टी और ए टी। आपके सामने, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और तुलना करना है यहां पर, देखना। अब मैं आपको हाईलाइट करते हुए दिखा रहा हूं, मैंने यहां पर क्या लिखा, ए टी ए टी ए टी, ए टी ए टी ए टी, यानी ए टी बार बार रिपीट हो रहा है। ए टी आया, फिर ए टी आया, फिर ए टी आया, यहां पर भी आया ए टी ए टी। लेकिन यहां पर कितनी बार आया सर, 3 बार आया। यहां पर कितनी बार आया सर, 2 बार आया। ठीक है, फिर वापस से ए टी ए टी ए टी, सर ये वापस से 3 बार आया। फिर यहां पर देखिएगा वापस से ए टी, सर ये फिर से 2 बार आया। यहां पर 3 बार आया, ए टी ए टी ए टी, ए टी ए टी ए टी, ए टी ए टी ए टी ए टी। ठीक है, फिर देखिएगा सर यहां पर 2 बार आया, ए टी, लेकिन यहां पर 2 बार आया। अब आप मुझे बताएं, सोच समझकर, मैं जो शब्द आपसे कहने वाला हूं उसको गौर से सुनना मेरे शब्द को। क्या आपको अनुषंगी भाग में, अनुषंगी डीएनए में, मेरे और रोशन या रोशनी या आपके में पुनरावर्तित अनुक्रम दिख रहा है? बस इतनी सी बात बताओ, कुछ अनुक्रम रिपीट होता हुआ दिख रहा है? बस इतनी सी बात सोचो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। सोचो यहां पर मेरे अंदर क्या 80 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए पहले यहां पर रिपीट हुआ, कितने न्यूक्लियोटाइड थे जरा सोचिए, कितने न्यूक्लियोटाइड थे सर? 1 2 3 4 5 6 थे, टोटल 6 थे। AT टोटल कितने? 6। चलो जी, फिर वापस से 6, फिर वापस से 4, यानी 80 बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहां पर ये जो लंबाई जो थी ना 80 की, वो कितने थे? 6 थे। यहां पर 6, यहां पर 4। ठीक है सर, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर यहां पर तो रिपीट तो हो रहे हैं, रिपीट रोशन रोशनी में भी हो रहे हैं। क्या 80, लेकिन इनकी लंबाई जरा देखिए, यहां पर 4 है, सिर्फ 4 नाइट्रोजन क्षार है। कौन? 80। यहां पर कितने? यहां पर अगेन 4 है, यहां पर कितने? अगेन 4 है। यानी ये दोनों तो सेम थे, लेकिन यहां पर लंबाई और यहां पर लंबाई अलग है, यहां पर लंबाई, यहां पर लंबाई अलग है। तो प्रभु जरा सोचिए, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी के अंदर अनुषंगी डीएनए में अनुक्रम मिल रहे हैं। क्या बोला? अनुषंगी डीएनए में अनुक्रम मिल रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी के अंदर बहुत सारे लोगों में अलग अलग लंबाई मिलती है, अलग अलग रूप मिल रहा है। अब बताओ, क्या बहुरूपता का मतलब याद आया? बहुरूप का मतलब, बहु मतलब बहुत सारे, रूप मतलब अलग अलग रूप, यानी बहुत सारे रूप मिल रहे हैं। बहुत सारे रूप मतलब जरा सोचिए, यहां पर
जो लंबाई थी वो 6 न्यूक्लियोटाइड या 6 नाइट्रोजन क्षार की थी, लेकिन यहां पर 4 है। किसी में 2 होगी, किसी में 8 होगी, किसी में 10 होगी, अलग अलग लंबाई मिलेगी किसकी मेरे भाई, पुनरावर्तित डीएनए की। बस सिंपल सा इतना सा ही फर्क था। अब आप मुझे बताएं सोच समझकर, क्या अगर मैं ये लंबाई पता लगा लूं, किसी भी व्यक्ति के अंदर ये पुनरावर्तित डीएनए की लंबाई सेम टू सेम नहीं मिलेगी किसी भी। जिस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे हमारी हाथ की हथेलियों की जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं कभी भी किसी के सेम नहीं होते। जो हम आधार कार्ड इसलिए तो बनाते हैं, क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। इसीलिए हमने इस तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों बोला, क्योंकि डीएनए 99.9% सेम है, लेकिन 0.1% क्या है, डिफरेंट है। 0.1% क्या है, अलग है। क्या अलग था? हमने बोला वो जो 0.1% का जो डिफरेंस मिल रहा है, अलग मिल रहा है, वो क्या था? वो पुनरावर्तित डीएनए था जो बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन उसकी लंबाई हर व्यक्ति में क्या है, अलग है। याद रखना, ठीक है। अब ये जो अलग अलग लंबाई के बहुत सारे रूप मिल रहे हैं किसके, पुनरावर्तित अनुक्रम के, इन्हें बोला जाता है बेटा जी, वर्ड ध्यान से सुनना, ये जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार मैं बोलूंगा, ये जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार पुनरावर्तित हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत अलग अलग रूप मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर कोई और लंबाई है, किसी के अंदर अलग लंबाई है, किसी के अंदर अलग लंबाई है, यानी बहुत सारे रूप मिल रहे हैं। ऐसे पुनरावर्तित अनुक्रम जिनके बहुत सारे रूप मिल रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों में, इनको बोला जाता है VNTR। इनका नाम है क्या, VNTR। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुबद्ध, ध्यान से सुनिएगा, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या, इसको हिंदी में ये बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, तो ये थी फुल फॉर्म बेटा जी VNTR की। अब जिनको VNTR नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊंगा क्या है VNTR, ध्यान से सुन। VNTR वो पुनरावर्तित अनुक्रम थे, आराम से तसल्ली से सुनना, देखो अब एक बार लास्ट बार बता रहा हूं, VNTR वो रिपीट्स थे, वो पुनरावर्तक अनुक्रम थे, पुनरावर्तक यानी जिनकी पुनरावृत्ति हो रही थी, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, वो थे। ठीक है सर, इतना सा समझ में आया। जिनकी लंबाई हर व्यक्ति में अलग अलग होगी। मेरे अंदर ये जो सबसे पहले रिपीट हुआ यहां पर, वो केवल 6 नाइट्रोजन क्षार का था। किसी के अंदर हो सकता है 18 को, किसी के अंदर 15 का हो सकता है किसी के अंदर पहला 6 हो, लेकिन दूसरा मान लो 6 नहीं होगा, हो सकता है 18, 12, 6 कुछ हो, फिर तीसरा हो सकता है 18। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर ये जो लंबाई मिलेगी ना, किसकी, रिपीट्स की, सेम नहीं होगी। यही था अंतर किस चीज का, हर व्यक्तियों में 0.1% डीएनए के अलग होने का, डीएनए के अनुक्रम का अलग होना। समझ में आया? बाकी सेम टू सेम होता है, 99.9% क्या होता है, सेम होता है। जो अलग था उसका नाम याद रखना, उसे हमने क्या नाम दिया था, VNTR। चलो सर, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। फाइनली अब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करने क्या वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करने क्या वाले हैं। ये तो हमारा मेन चीज थी कि ये होता क्या है।
करने क्या वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है पिंटू। कौन है? पिंटू। ठीक है, उसका मर्डर हो गया है। क्या हो गया? मर्डर। अब पिंटू जो है उसके घर वालों को शक है किस पे? 3 लोगों पर। एक मिंटू पर, एक चिंटू पर और एक सिंटू पर। 3 लोगों पर शक है। किसको? पिंटू के मम्मी पापा को। ये इसके दोस्त थे। पिंटू के दोस्त थे 3, मिंटू, चिंटू, सिंटू। किसके? पिंटू के। ठीक है, अब पिंटू का मर्डर हुआ और इसके मम्मी पापा को शक है, हो सकता है इन तीनों में से किसी ने भी खून किया होगा। अब साहब जहां पर खून हुआ, जहां पर मर्डर हुआ, वहां पर आए इंस्पेक्टर। कौन? क्या नाम था, मैं फिर भूल गया उनका। एसीपी प्रद्युमन। कौन आए? एसीपी प्रद्युमन आए। अब एसीपी प्रद्युमन आए तो उन्होंने बोला, दया कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से बेटा एक काम कर, इसकी ना देख, तहकीकात कर, कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा, कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। दया ने सुराग ढूंढने की कोशिश करी। दया ने जब सुराग ढूंढा तो दया ने देखा कि पिंटू की जो लाश थी ना, उसके हाथों में कुछ बाल मिले। उसको क्या मिले? हाथों में बाल मिले। किसके? पिंटू के हाथों में बाल। अब ऐसा तो है नहीं पिंटू अपने ही बाल खींच रहा होगा, नहीं ना। ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं पिंटू की लड़ाई इनमें से किसी के साथ हुई होगी, गुत्थम गुत्थी हुई होगी, यानी हाथापाई हुई होगी। तो जिसने मारा इनमें से, उसके बाल पिंटू के हाथ में आ गए। वो तो मारकर चला गया, लेकिन उस व्यक्ति के बाल किसके हाथ में आ गए? पिंटू के हाथ में। अब पिंटू के हाथ में बाल मिले। किसके? मर्डरर के, जिसने कत्ल किया है। अब दया ने क्या किया? दया अब एक काम कराओ, इसकी ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराओ। अब साहब दया जी जो हैं वो लेकर चले गए। किसको? इस सैंपल को। इसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल, नमूना। ये सैंपल मिल गया हमें, नमूना मिल गया। अब इस नमूने का हम क्या करने वाले हैं? अब इस सैंपल को ले जाया जाएगा, ले गए। अब कराई जाएगी क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब क्या कराई जाएगी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाएगी। अब प्रोसेस स्टार्ट होगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक है, चलिए जी। अब सबसे पहला स्टेप क्या होएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? ध्यान से सुनिएगा। डीएनए का विलगन, डीएनए का विलगन। अब आप बोलेंगे विलगन का मतलब? एक्सट्रैक्शन, अलग करना, अलग करना। विलगन का मतलब अलग करना। अब आप बोलेंगे क्या? देखो ये था बाल, ये क्या था? बाल था। अब इस बाल की जड़ें जो होती हैं, जिनको हम फॉलिकल्स बोलते हैं, हेयर के फॉलिकल्स होते हैं जिनको हम जड़ें बोलते हैं, इन जड़ों में होती हैं कोशिकाएं जीवित। कभी अपने बाल तोड़ना मत बता रहा हूं, तोड़े होंगे कई बार, देखा होगा। बाल जब टूटता है तो नीचे सफेद रंग की संरचना दिखती है, उसे हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। उसमें जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है सर। अब इन जीवित कोशिकाओं में से कोशिकाएं निकाली हमने। ठीक है सर। ये बाल किसका था? पिंटू का? नहीं, इन तीनों में से किसी का होगा, मर्डरर का। ठीक है, ये बाल मर्डरर का था, जिसने मर्डर किया था, जिसने कत्ल किया था। हमने इसके बालों की कोशिकाओं में से कोशिका निकाल ली। चलो सर, ये निकाल ली हमने कोशिका। ठीक है, अब इस कोशिका में मुझे आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट किसी की जरूरत नहीं है, मुझे केवल जरूरत है किसकी? डीएनए की, है ना। तो अब हम इस कोशिका को नष्ट करेंगे। नष्ट मतलब इन द सेंस, इस कोशिका पर एंजाइम डालेंगे। वो एंजाइम जो प्रोटीन को नष्ट कर देंगे, वो एंजाइम जो आरएनए को नष्ट कर देंगे, वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को नष्ट कर देंगे, वो एंजाइम जो लिपिड को नष्ट कर देंगे। लेकिन वो एंजाइम नहीं डालूंगा जो डीएनए को नष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो डीएनए चाहिए। तो हमने क्या किया? इस कोशिका को पूर्ण रूप से नष्ट करने की कोशिश करी, सिवाय उसके डीएनए को छोड़कर। कोशिका को नष्ट किया, उसमें से डीएनए प्राप्त कर लिया। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डीएनए का विलगन।
अब कैसे कराई जाएगी? बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी ने आत्महत्या की थैली नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? आत्महत्या की थैली सुना है ना? लाइसोसोम सुना है? एक कोशिका के अंदर लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम अगर फट जाए तो कोशिका मर जाती है, हम उसे सुसाइडल बैग बोलते हैं। किसको? लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली। क्यों? क्योंकि उस लाइसोसोम में पाचन ही एंजाइम है, लिपिड का पाचन करने के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए कार्बोहाइड्रेटेज, और उसी प्रकार हमारी प्रोटीन का पाचन करने के लिए प्रोटीज, आरएनए का पाचन करने के लिए आरएनएज, डीएनए का पाचन करने के लिए डीएनएज, है ना? जरा सोचिए, ऐसे सारे एंजाइम अगर मैं इस कोशिका में डाल दूं, सिवाय किसको छोड़कर? डीएनएज को छोड़कर। किसको छोड़कर? डीएनएज को छोड़कर। बाकी सारे एंजाइम इसको खत्म कर देंगे, खलास कर देंगे। हमने डीएनएज नहीं डाला, हमें क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा डीएनए मिल जाएगा। ये पहला चरण था क्या? डीएनए का विलगन। चलो सर, हमने कोशिका से डीएनए प्राप्त कर लिया, कोशिका से डीएनए प्राप्त कर लिया, ठीक है। चलो, ये इतना लंबा हमारे पास क्या आ गया? डीएनए आ गया। ये कोशिका में लगभग कितना लंबा डीएनए? 2.2 मीटर। इतना लंबा डीएनए आ गया। आप कहेंगे सर डीएनए कैसा दिखता है? अभी दिखाऊंगा, वेट करना, अभी दिखा रहा हूं। इतना लंबा डीएनए आ गया। चलो अब क्या करेंगे? सर इतने लंबे डीएनए की जरूरत थोड़ी ना। जरा सोचिए, मुझे केवल कौन से डीएनए की जरूरत है? मुझे केवल सिर्फ इस डीएनए की जरूरत है, सिर्फ इसकी, जो अनुषंगी भाग में मिल रहा है ना? तो अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब ध्यान से सुनना। इस डीएनए, जो इतना लंबा जो डीएनए मेरे पास आया है, इतने सारे लंबे डीएनए की तो मुझे जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा? इसको दूसरे चरण में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से पाचन करूंगा। क्या बोला? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से पाचन कराऊंगा। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जो इस लंबे से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। कुछ टुकड़े लंबे होंगे, कुछ टुकड़े बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ मध्यम लंबाई के होंगे। चलो जी, काट दिया, डन, ठीक है। चलो सर, काट दिया, ठीक है। अब ये हमने किससे काटा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। क्या करा दिया सर? पाचन करा दिया, काट दिया, छोटे छोटे टुकड़े करा दिए। किसके? इस पूरे डीएनए के, ठीक है। अब हमें पता है कि अनुषंगी डीएनए जो था ये वाला था, अनुषंगी डीएनए ये वाला, ये हमें पता है, मनुष्य को पता है, इतनी रिसर्च हम कर चुके हैं। ये वाला नहीं है। तो हमने क्या किया? काटा तो हमने पूरा ही था। अब हमें पता है कि ये वाला भाग जो है ये अनुषंगी था, ये वाला, मैंने इसको भी काट दिया, सॉरी, ये वाला भाग हमारा अनुषंगी था, ठीक है। अब इस अनुषंगी भाग को लिया पर्टिकुलरली, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं बता रखा हमारी बुक में, ध्यान से सुनिएगा। ये अनुषंगी था। कौन सा भाग था? अनुषंगी, ठीक है सर। अब इस अनुषंगी के भी हमने क्या किए? छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। किसके? इस अनुषंगी डीएनए के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर से बोलूं, फिर से सुनना। देखिए, हमने कोशिका ली, मर्डरर की जो सैंपल हमारे पास था, उस कोशिका में से हमने डीएनए प्राप्त किया, लंबा सा डीएनए। इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। करने के बाद हमें पता है कि कौन सा भाग अनुषंगी, उस अनुषंगी भाग को लिया और फिर उस अनुषंगी भाग के भी छोटे छोटे क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। यानी कुल मिलाकर हमने अनुषंगी डीएनए के टुकड़े कर दिए हैं। किससे पाचन करा के? एक एंजाइम जिसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अब ये क्या होता है ये आप जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सर ये छोटे छोटे टुकड़े आ गए हैं, ठीक है। अब बेटा ये छोटे छोटे टुकड़े आंखों से तो देख नहीं सकता कि कौन सा टुकड़ा कितना बड़ा है, कौन सा टुकड़ा कितना छोटा है, कितना लंबा है, कितना पतला है, नहीं देख पाऊंगा। तो मुझे अब इनको अलग करके देखना है। यस, मुझे इनको अलग करके देखना है। तो तीसरा चरण होता है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस थोड़ा सा बता रहा हूं, बस 2 मिनट रुक जाइए। इलेक्ट्रोफोरेसिस, थोड़ा सा बता रहा हूं, बस 2 मिनट रुक जाइए। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस
इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये ना एक यंत्र होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, ये यंत्र भी दिखाऊंगा। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बस इतना सा बताऊंगा, इतना सा मामूली सी चीज बताऊंगा कि ये जो डीएनए जो हमारा एक परख नली में है, सुनिए ध्यान से सुनना, मैंने कोशिका ली, इस कोशिका में से डीएनए निकाला। अब ये डीएनए मेरी एक परख नली में है, एक टेस्ट ट्यूब में है। उसी परख नली में दिखाऊं? चलो दिखाई देता हूं। ये लो, ये देखो, ये रहा, ये परख नली में डीएनए है। बस हाँ, ऐसा होता है। जब आप हायर स्टडीज करेंगे आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ, डीएनए निकालना पड़ेगा कोशिका से, ठीक है। ये परख नली के अंदर डीएनए, एक कोशिका का डीएनए 2.2 मीटर लंबा, इतना लंबा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जल्दी से आइएगा, एक कोशिका के अंदर से डीएनए निकाला, इतना लंबा डीएनए, जरूरत ही नहीं है हमें, तो केवल अनुषंगी भाग की जरूरत थी, बाकी सबको हटाया, अनुषंगी भाग निकाला, अनुषंगी भाग के भी टुकड़े कर दिए। कैसे करे थे? एंजाइम्स डालकर। कौन से? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिन्होंने इस अनुषंगी डीएनए के टुकड़े कर दिए। कहां पर? उसी टेस्ट ट्यूब में, उसी परख नली में। अब मुझे कैसे पता लगा कौन सा टुकड़ा कितना लंबा है, कितना बड़ा है? तो अब मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए के खंडों को पृथक करते हैं। याद रखना, क्या बोला? डीएनए के खंड को, या डीएनए के ये जो टुकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको अलग करते हैं, डीएनए के खंडों को पृथक करते हैं। क्या करते हैं? डीएनए के खंडों को क्या कर देते हैं? पृथक कर देते हैं। किसमें? एक मशीन में। ये मशीन भी दिखा देता हूं मेरे भाई जल्दी से। देखिए, ये डीएनए परख नली में था, और ये है हमारी, इधर है हमारी, ये है मशीन, जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब कुछ आपको अगले लेक्चर में पूरी कार्य प्रणाली के साथ में इस चैप्टर को हम करेंगे खत्म नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये मशीन दिखा दी है, और उसके साथ साथ कुछ ये बैंड भी दिखाए हैं, ठीक है। और इस साल 2021 में नीट का पेपर हुआ था, नीट का, उस पेपर में ना ये कलर पूछा गया था, और ये मैंने बच्चों को पेपर से कुछ दिन पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता था, उसमें बताया था, और यही प्रश्न आया था नीट के एग्जाम में। ऑरेंज कलर, नारंगी रंग, ठीक है। ये बताऊंगा, सब आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट था, और देख लीजिए यहां से टॉपिक से 4 नंबर का प्रश्न आ गया था। चलिए बेटा जी, आज जो पढ़ाया है आई थिंक चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीजें बताई हैं। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, किस तकनीक के द्वारा डीएनए के खंडों को पृथक किया जाता है? कौन सी वो तकनीक है जिससे डीएनए के खंडों को अलग किया था? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोलिपेसिस, इलेक्ट्रोकाइनेसिस। जल्दी से बताएं, कौन सी वो तकनीक थी जिससे डीएनए के खंडों को अलग करते हैं? हाँ जी, दूसरा प्रश्न, वीएनटीआर का पूरा नाम क्या था? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर रिपीट ऑफ टेंडम, टेंडम ऑफ वेरिएबल नंबर, टेंडम रिपीट ऑफ वेरिएबल नंबर। क्या था, जरा जल्दी से मुझे बताएं। वीएनटीआर की फुल फॉर्म क्या थी? वीएनटीआर का पूरा नाम क्या था? चलिए जी, समय वो समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था, वो कौन सी तकनीक है जिससे डीएनए को पृथक किया जाता है? मैंने अभी अभी आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन दिखाई थी, बोला था इलेक्ट्रोफोरेसिस वो यंत्र है, इलेक्ट्रोफोरेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के खंडों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। कैसे करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए जी, दूसरा प्रश्न था, वीएनटीआर का पूरा नाम? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या क्या कहलाती है? वीएनटीआर। खत्म, इतना सा था। आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका इसका? फर्स्ट, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा जी आज के लेक्चर में बस अब हमारा क्या रह गया इस टॉपिक में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक लास्ट चीज रह गई है, डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का
सिर्फ स्टेप्स रह गए, स्टेप्स 4 से 5 स्टेप होते, वो आपको समझाऊंगा और चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके देन, टाटा बाय बाय।